नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइट में आज हम इथियोपिया में फटे ज्वालामुखी से उठे धूल और धुएं के गुब्बार को केंद्र में रखकर बात करेंगे भारत में बढ़ते प्रदूषण और प्रदूषण के कारण घटते जीवन की। इथियोपिया के हेली गुब्बी ज्वालामुखी की राख ने प्रदूषण की मार झेल रहे भारत और विशेष रूप से दिल्ली एनसीआर के लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब तक इसका असर दिखाई दे रहा है। एक और वायुमंडल में राख पहुंचने की वजह से उड़ानों पर असर पड़ा है और कई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। हवा में राख और धूल के कणों के कारण वायु गुणवत्ता भी बिगड़ी है। दिल्ली में दिवाली के बाद से हवा की गुणवत्ता पहले ही काफ़ी बिगड़ी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीबी के अनुसार दिल्ली की हवा में प्रदूषण के छोटे छोटे कण PM 2.5 का लेवल पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। कई बार तो PM 2.5 लेवल 488 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया है, जो सितंबर तक 156.6 माइक्रोग्राम हुआ करता था। इसका असर ये हो रहा है कि राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के लोगों की सेहत पर सीधे तौर पर असर पड़ने लगा है। कितना असर पड़ रहा है, किस तरीके का असर पड़ रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे दो विशेषज्ञों के माध्यम से जो वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रोहित कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख पल्मोनरी मेडिसिन विभाग, सफदरजंग अस्पताल, आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रोहित। और हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं डॉक्टर सुब्रत अखौरी, कैथ लैब एवं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और प्रमुख हैं एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज फरीदाबाद के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुब्रत अखौरी। डॉक्टर सुब्रत अखौरी, ये एक नई दिक्कत आ गई है, इथियोपिया से आई है दिक्कत। वैसे तो जानकारी ये है कि शायद ये गुजर गई है, उतना असर जो है जिसका खतरा था वो तो नहीं है, लेकिन फिर भी आबो हवा पहले से ही बिगड़ी हुई थी दिल्ली एनसीआर की, थोड़ा ज़्यादा बिगड़ गई है। क्या आपके पास कोई जानकारी है किस तरीके का असर पड़ रहा है? नहीं, देखिए, जो हमारे यहाँ जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, वैसे डॉक्टर हमारे जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं पैनल में, दे आर मोर अवेयर अबाउट इट एंड पीपल शुड आल्सो बी, बाकी जनता को भी जानना चाहिए कि ये जो हवा में जो प्रदूषण की वजह से कुछ मॉलिक्यूल होते हैं, जो या गैस कह दीजिए आप या पार्टिकुलेट मैटर कह लीजिए, ये हार्मफुल होते हैं। उसमें सबसे खराब, जैसा आपने ये बताया कि PM 2.5 है। PM 2.5 अगर फेफड़े में घुस जाए तो उसके थ्रू वो खून में रक्त प्रवाह में आ जाता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। सिमिलरली जो हमारे गाड़ी वगैरह में होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो भी हार्मफुल हो सकता है। ओजोन हो गया, कार्बन मोनोक्साइड हो गया। कार्बन मोनोक्साइड भी जो है वो एक्चुअली ब्लड में, खून में जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है उसको रिप्लेस कर देता है, तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। तो इस तरह से जितने भी हमारे वायु में प्रदूषण करने वाले ये सब चीजें हैं जो हार्म पहुंचाती हैं। अब रही बात कितनी है, ये एग्जैक्ट पूरा मेजर करना है कि भाई इसकी वजह से कितने लोग अफेक्टेड हुए हैं, ये एक डिफिकल्ट टास्क है। उसको करना, मेजर करना मुश्किल है। बट ये है कि ये सारी चीजें, हार्ट अटैक, हार्ट बीट की गड़बड़ी होना, स्ट्रोक होना, खास करके बुजुर्गों को और बच्चों को प्रभावित करना, ये सारी चीजें अगर इसकी मात्रा ज्यादा होगी तो ये मरीज बढ़ेंगे। जो हेल्दी हैं उनमें भी इन सब की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर रोहित, कैसे मापा जाए, वो एक सवाल यहाँ पर ज़रूर खड़ा किया गया है, लेकिन इसका तो सीधा सा उत्तर है कि अगर अस्पतालों में, क्लिनिक पर, डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास अगर ऐसे मरीजों की संख्या में इजाफा हो गया है, वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो सीधे तौर पर प्रदूषण का असर हो रहा है। क्या आप भी ये मानते हैं? क्या ऐसा दिखाई भी दे रहा है क्या? देखिए, प्रदूषण एक अकेला उसके लिए दोषी नहीं है जी। मैं एक बार, डॉक्टर रोहित भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर रोहित से ये सवाल था।
अच्छा, डॉक्टर रोहित से, जी तो जी आप जी जी प्लीज हमें बता दिया करें। ओके, राइट। आपकी बात सही है। सर ने जैसे बात की कि ये जो प्रदूषण है उससे दुष्प्रभाव हो रहे हैं, एंड हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि मैं एक रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट में हूँ, मैं दो तरीके के मरीज देख रहा हूँ। एक तो है जिनको पहले से ही कोई सांस की दिक्कत थी, एस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस, ऐसी बीमारी थी। उनमें क्या हो रहा है, उनकी दवाइयां ठीक चल रही थी, वो ठीक हो रहे थे, बट जब से ये प्रदूषण के लेवल्स बढ़े हैं, उनमें सिम्टम्स बढ़ने लग गए हैं, उनको अटैक्स आने लग गए हैं, उनकी सांस फूलने लगी है। जो पहले से कंट्रोल थे वो अनकंट्रोल्ड हो गए, और उनके लिए मुझे अब ज्यादा दवाई देनी पड़ती है, कभी कभी स्टीरॉइड्स देना पड़ता है, कभी कभी उनको एडमिट करना पड़ रहा है। दूसरा जो मैं देख रहा हूँ वो थे ऐसे लोग जिनको कोई सांस की बीमारी नहीं थी, बट आजकल ओपीडी में बहुत ऐसे मरीज आ रहे हैं जो ये बोल रहे हैं कि गले में खराश हो रही है, नाक से पानी आना शुरू हो गया है, बुखार नहीं है लेकिन ये दिक्कतें आ रही हैं, आंखों से पानी आ रहा है। एंड जब से प्रदूषण के लेवल्स बहुत बढ़े हैं तब से ऐसे केसेस और बढ़ गए हैं। तो हम उसको डायरेक्टली, मतलब बात ये है कि मैं ये नहीं कह सकता यही एक कारण है, बट ये डेफिनेटली एक कारण तो है जिसकी वजह से ये केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर सुब्रत कौरी, हमने देखा है, और ये आमतौर पर हम जब डॉक्टर्स के पास जाया करते थे या जाया करते हैं तो उनका मानना है कि जब मौसम में परिवर्तन होता है, जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, तो उस दौरान इस तरीके की दिक्कतें पैदा होती ही हैं। तो क्या उसका भी असर है, क्योंकि अब हम लोग मानसून से शीत ऋतु की तरफ बढ़ रहे हैं, सर्दियों की तरफ बढ़ रहे हैं, उसका भी एक असर हो सकता है ऋतु परिवर्तन का? हाँ, नहीं, देखिए, दो चीजें होती हैं। एक होता है एलर्जी, किसी को सीजनल एलर्जी जिसको हम लोग कहते हैं, जिसके लिए डॉक्टर रोहित आपको ज्यादा अच्छे से बताएंगे। तो ये सीजन जब चेंज होता है तो कुछ लोग को पता है, ज्यादातर मरीजों को पता है कि जब मौसम बदलता है मुझे दिक्कत होती है, मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है, राइट। अब है कि उनको, जैसे उन्होंने बताया कि भाई उस समय उनकी दवाइयों की मात्रा हो सकता है बढ़ानी पड़ जाए, स्टेरॉइड भी देने की जरूरत पड़ सकती है। तो दिक्कतें तो आती हैं जी, ये ज्यादा तकलीफ देगी। बाकी जो है, अब रह गई जहां तक हार्ट प्रॉब्लम की बात मैं बताऊं, तो ऐसा नहीं है कि अभी वो पॉल्यूशन अंदर घुस गया और हार्ट अटैक हो गया। क्लॉटिंग एक सडन, एक रिमोट पॉसिबिलिटी है कि खून का थक्का जम जाए या हार्ट बीट गड़बड़ हो जाए, तो वो सब चीजें हो सकती हैं, बट दैट कैन बी, वो ट्रांजिएंट होंगी। उसमें ऐसा नहीं है कि लंबे समय के लिए, क्योंकि हमें भी मालूम है कि 2-3 महीने बाद फिर हमारा एयर पॉल्यूशन काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। ये इसी पीरियड में हमारे देश में, दिल्ली एनसीआर में खास करके ये दिक्कतें बढ़ती हैं। जी। डॉक्टर रोहित, क्या जिनको पहले से प्रॉब्लम है उनको दिक्कत है। जी जी जी, आपने वैसे बहुत अच्छे से समझाया। आपने कहा था कि डॉक्टर रोहित इसको ज़्यादा अच्छे से समझा सकेंगे, आपने भी अच्छे से समझाया। क्या डॉक्टर रोहित आप अच्छे से और समझाना चाहेंगे कि जो एलर्जी से ग्रसित जो मरीज हैं उनके लिए जो है मौसम परिवर्तन एक जो है परेशानी का सबब बन जाता है, दूसरे लोगों के लिए मौसम परिवर्तन इतना ज़्यादा दुरूह नहीं होता है, वो मुश्किलें इतनी पैदा नहीं करता है, बल्कि प्रदूषण उसका ज़्यादा जो है कारक बनकर सामने आ रहा है। ये देखा गया है, जो हम आजकल एस्थमा को ट्रीट करने के लिए दवाइयां देते हैं, उससे हम सांस की जो नली है उसका इन्फ्लेमेशन बिल्कुल खत्म कर देते हैं। तो अगर पेशेंट अपनी दवाई ले रहा है, उसको इल इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए मौसम से। मौसम का जो आपकी बात में कुछ हद तक बिल्कुल सही है कि ठंडी हवा से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से सांस की नली में एक सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से सांस थोड़ी फूलती है, लेकिन थोड़ी फूलती है। अब हम क्या देख रहे हैं कि केसेस ज्यादा सांस फूलने से आ रहे हैं। कई, जैसे मैंने बोला, कईयों को एडमिट भी करना पड़ रहा है, कईयों को हमें स्टीरॉइड्स देने पड़ रहे हैं ताकि हम वो इन्फ्लेमेशन, जो सूजन है, उसको कम कर पाए। तो ये सिर्फ मौसम बदलने से हो नहीं है, मेरा मानना है कि प्रदूषण का भी इसमें कुछ रोल तो डेफिनेटली है। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि प्रदूषण के ना हम अक्यूट इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं, कि जैसे सर ने बोला कि हो सकता है हार्ट अटैक आज ना हो, लेकिन 6 महीने बाद भी जो सूजन हो रही है उसके दुष्प्रभाव दिखेंगे। देयर आर अक्यूट इफेक्ट्स जो अभी कुछ दिनों में दिख रहे हैं, कुछ हफ्तों में दिख रहे हैं। देयर विल बी सम सब अक्यूट इफेक्ट्स जो 1-2 महीने में दिखेंगे। देयर विल बी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, लॉन्ग टर्म मतलब जो हम 3-4 साल बाद भी देखें, एंड उस पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए कि ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी आफ्टर ऑल हमारी हेल्थ को तो इफेक्ट कर रहा है।
लॉन्ग टर्म इफेक्ट की भी बात करेंगे और आपने जो कहा कि हृदय घात के जो हैं केसेस बढ़ रहे हैं, दिल की बीमारियां ज़्यादा बढ़ सकती हैं, लंग्स सीधे तौर पर इससे इन्फेक्टेड होता है, इसके निवारण पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि प्रदूषण का असर आंखों पर कितना होता है डॉक्टर सुब्रत? आंखों में देखिए इरिटेशन होती है, मेनली इरिटेशन या विजन में मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा कुछ दिक्कत है। लेकिन आंख के मामले में इरिटेशन या सम आप कह सकते हैं कि आपका जो रिफ्रैक्शन एरर है, जो चश्मा का पावर है वो, या आपको नजदीक की चीजें देखने में दिक्कत हो। अदरवाइज कोई मेजर लंबे समय में कुछ ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है। डॉक्टर रोहित, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? जैसा सर ने कहा कि आंखों में एक एक कंजंक्टिवा होता है, वो होता है, उसमें जब इरिटेशन होगा तो पानी बह जाएगा, आंखों से पानी आना शुरू हो जाएगा, आंखें थोड़ी लाल हो जाएंगी, इरिटेशन करेगा। क्योंकि वो वो टीयर ड्रॉप के साथ वो निकल जाता है तो एरिया साफ हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म शायद उसमें असर कम मिले। धुंधला तो देखिए आजकल विजिबिलिटी भी इफेक्ट होती है, वो भी एक तरीका है ये कहने का कि विजन पे थोड़ा फर्क पड़ रहा है। बट बाकी ऑर्गन्स पे इसका आई थिंक, क्योंकि ये एक्सपोज्ड एरियाज है, स्किन पे, नाक पे, लंग्स पे, इमीडिएट इफेक्ट्स आपको दिखते हैं। इमीडिएट मतलब कि जैसी एयर क्वालिटी खराब होगी, आपको खुद शायद आपने एक्सपीरियंस किया होगा, बाहर आजकल थोड़ा आंखों में इरिटेशन होने लगती है, नाक से थोड़ी छींकें आने लगती हैं, गले में इरिटेशन होने लगती है, वो सब इमीडिएट इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए हमें ज्यादा जल्दी दिखते हैं। जी, चलिए, आपने दो तरीके के केसेस और मरीजों की बात की है। एक जो पहले से ही पीड़ित हैं या प्रभावित हैं, दूसरे जिन पर जो है प्रदूषण का सीधे तौर पर असर पड़ रहा है, वो नए सिरे से इससे पीड़ित हो रहे हैं। पहले जो लंग्स की बीमारी से पहले से ही पीड़ित हैं, जिनकी दवा चल रही है, सांस की बीमारी जिनकी है और उसका इलाज चल रहा है, उनको ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए डॉक्टर रोहित? मेरी एडवाइस तो ये सबसे पहले ये रहेगी कि जो भी उनके इनहेलर्स रूटीन चल रहे हैं वो उसको ना छोड़े। कई बार क्या होता है, पेशेंट्स अपने ना इनहेलर लेना भूल जाते हैं, तो उसमें जब दवाई कम होगी और ये प्रदूषण की मार और पड़ेगी तो ज्यादा सूजन होती है। तो सबसे पहली चीज तो अपनी दवाइयां कभी भी मिस ना करें, कोई भी। दूसरी चीज मैं एक एडवाइस कहूंगा कि प्रदूषण से बचना है हमें, ठीक है। तो हम क्या होता है, हम अपने पेशेंट्स को बता देते हैं कि आप AQI लेवल्स, आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन होता है, वो देख सकता है। अगर AQI नॉर्मली, मैं रफ एग्जांपल बोल रहा हूँ, ग्रीन है, हर कोई बाहर जाए। अगर येलो ऑरेंज है तो नॉर्मल इंसान बाहर जाए, बट जिनको सांस की दिक्कत है वो बाहर जाना जितना अवॉइड कर सके वो करे। एंड जब आप बोलो 400 के पार सिवियर लेवल पे आ गया, तो सच बताऊं, हमारा भी बाहर जाना जितना हम अवॉइड कर पाए वो हमें करना होता है। तो मेरी यही एडवाइस रहती है, वंस इट्स 400 के पार हो गया, आपको ये बोलना पड़ेगा कि जी बाहर जाना जितना अवॉइड हो सके करिए। अगर जाना बहुत ही जरूरी है तो मास्क पहनिए। और ये बाहर का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाहर का एयर क्वालिटी खराब है, हो सकता है आपके घर के अंदर की भी एयर क्वालिटी खराब हो, तो आप घर में अगर हो सके तो एयर प्योरीफायर रखिए, या एटलीस्ट खिड़की दरवाजे बंद रखिए कि बाहर की जो प्रदूषित हवा है वो अंदर ना आ पाए। डॉक्टर सुब्रत, ये मास्क कितना कारगर सिद्ध होता है? क्योंकि हमने देखा कि ऐसे भी मरीज हैं कि मुंह और नाक को जब किसी मरीज का ढका जाता है तो उनको घुटन महसूस होती है, क्योंकि सांस की पहले से प्रॉब्लम होती है, और ऐसे में वो लगाना तो चाहते हैं बचने के लिए, प्रदूषण से बचने के लिए मास्क, लेकिन लगा नहीं पाते हैं। उनके लिए कोई और दूसरा कारगर उपाय भी है? नहीं, देखिए, उपाय पॉल्यूशन से, प्रदूषण से बचने के दो ही हैं। प्रदूषण जहां से पैदा हो रही है उसको कम करें, और दूसरा है कि हम उसके एक्सपोजर से अपने आप को बचाएं। अब एक्सपोजर बचाने के लिए हमारे पास, जैसा कि डॉक्टर रोहित ने बताया, घर में है, बंद रखें खिड़की दरवाजे, या होम एयर प्योरीफायर यूज करें। बाहर जा रहे हैं तो मास्क के अलावा तो और कोई उपाय नहीं है। घुटन तो जरूर होती है, जिसके लिए आपको आदत नहीं है जिस चीज की, कोई भी मास्क आप लगाएंगे तो थोड़ा तो ब्रीदिंग में होगी, बट हाँ, तकलीफ उनको ज्यादा होती है जो ऑलरेडी इन सब चीजों से पीड़ित हैं। तो मास्क के अलावा और कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ऑल्दो हर तरह के मास्क हैं, अवेलेबल हैं, कि जिसमें आपको कुछ बेटर भी हो, या बीच में आप कुछ ऐसे अच्छे जगह पे हो तो आप थोड़ी देर के लिए उतार भी सकते हैं, बट उसके अलावा तो अंदर फेफड़े में जाने से रोकने के लिए तो और कोई उपाय है नहीं। ये एयर प्यूरीफायर का चलन भी काफ़ी बढ़ गया है, उसके जो हम देख रहे हैं अलग अलग कंपनियों के नए नए एयर प्यूरीफायर आ भी गए हैं बाजार में।
कितने कारगर हैं? क्या घर में लगाने से वो या अपने कार्यालय ऑफिसेज में लगाने से इस प्रदूषण की परेशानी से बचा जा सकता है क्या, डॉक्टर सुब्रत? कुछ हद तक तो बिल्कुल बचा जा सकता है, बिकॉज देखिए हमने वही कहा ना कि हम एक्सपोजर को कैसे रोके। जो एक तो जहां पैदा हो रही है उसको रोकना है, दूसरा कि अगर हो गया, अब हम बाहर जा रहे हैं तो बाहर तो हम एयर प्यूरिफायर नहीं कर सकते। अब सपोज हमारे खिड़की दरवाजे खुले हैं, हम कोई ऐसे एरिया में हैं जहां पे ज्यादा डस्ट है और पॉल्यूशन का वो है, तो वहां पे तो हमको घर में रख के कि भाई वो उसके जो पर्टिकुलेट मैटर है उसको फिल्टर करे और एक फ्रेश एयर उस कमरे में दे, तो नुकसान कम होने का चांसेस है। तो यही तो उपाय है। जी डॉक्टर रोहित, ये एयर प्योरीफायर घर में रखते हैं तो घर में तो आपको शुद्ध साफ हवा मिलेगी, सांस जो है आपकी बेहतर तरीके से काम करेगी, चला करेंगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि जब एयर प्यूरीफायर के एटमॉस्फेयर से घर से आप बाहर निकलेंगे तो जो प्रदूषण का लेवल बहुत ज्यादा है वो ज्यादा असर करता है ऐसे लोगों पर। बात ये है कि एयर प्यूरिफायर एक लेवल तक प्यूरिफाई कर सकता है, मतलब आप 500-600 पे आ जाओगे तो बेचारा एयर प्यूरिफायर भी क्या करेगा। एक और चीज मैं बस एक ऐड करना चाहूंगा, एयर प्यूरिफायर की ना एक लिमिट है। एक कमरे के हिसाब के साइज से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर प्यूरिफायर्स आते हैं। अब आप एक बहुत बड़े कमरे में एक छोटा सा एयर प्यूरिफायर रख दोगे, वो भी काम नहीं कर पाएगा। एयर प्यूरिफायर आपने ऑन किया, वो आधा घंटा लगाएगा एयर को प्यूरिफाई करके AQI को, इस रूम के AQI को कंट्रोल करने में। मैं इससे इधर बात पूछ रहा हूं, मैं इससे पूछ रहा हूं कि घर में आपको साफ स्वच्छ हवा मिल गई है एयर प्यूरिफायर की वजह से, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो बहुत ज्यादा जो है प्रदूषण है हवा में। जाएंगे तो प्रदूषण वाली हवा तो होगी नहीं, तो उसका असर ज्यादा पड़ेगा ऐसे लोगों पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप प्रदूषण के लिए एक्लिमेटाइज हो जाएंगे और आगे जाके आपको प्रदूषण का असर, आप जितनी भी गंदी हवा अंदर लेंगे वो अंदर, इनफैक्ट मैं दिखा नहीं सकता बट देयर आर आप लंग्स देखो, एक हेल्दी एरिया का लंग कितना पिंक होता है, और जो पोल्यूटेड एरियाज में रह रहे हैं, वो स्मोक नहीं भी कर रहे हैं, उनका लंग ब्लैक हो जाता है। वो जो भी आपका जो स्मोक पार्टिकल्स, जो भी ये पार्टिकल्स PM2.5 अंदर जा रहे हैं, वो डिपॉजिट हो रहे हैं। तो ये कहना कि जी हमें आदत ही पड़ जाएगी, वो बिल्कुल नहीं होने वाला। हम सबका लंग्स में ये पार्टिकल्स अभी डिपॉजिट हो रहे हैं, हमें इसको रोकना है जी। जितनी देर तक हम साफ हवा ले सके, जैसे भी ले सके, हमें लेनी है। टू बी ऑनेस्ट, मेरा तो यही सबमिशन रहेगा कि हमें अपना वी हैव टू फाइट फॉर गुड एयर, कि हमें ये बाहर की हवा, ये एयर प्यूरिफायर इज अ टेम्पररी सोल्यूशन। प्लीज ये मत सोचिए कि हमने अपने यहाँ पे घर में चला लिया, ऑफिस में चला लिया तो हम बच गए। जी, लेकिन आपने अभी कहा कि जिन लोगों को पहले से ही परेशानियां हैं वो उनकी दिक्कतें कुछ ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और आपने कहा कि अपनी मेडिसिन को कभी भी ना छोड़ें और आप प्रिकॉशन लेकर चलें घर से बाहर जब भी निकलें। मैं क्या एक चीज कहना चाहूंगा, एक और चीज, सॉरी आपको जी और चीज कहना चाहूंगा कि ये तो है कि जब येलो ऑरेंज है कि मैं रेस्पिरेटरी पेशेंट्स के लिए बात करूं, बट जब रेड हो गया, AQI रेड लेवल्स पे आ गया, सिवियर लेवल्स पे आ गया, ये हम सब के लिए है। ये सिर्फ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स के लिए नहीं है, हम सब के लिए। जी, हम सब के लिए भी बात करेंगे, लेकिन आपने कहा कि मेडिसिन भी जो है वो कभी छोड़े ना, तो उसमें कुछ बदलाव भी आ सकता है या तो लाया जाता है? अगर सिम्टम्स बढ़ते हैं तो हमें मेडिसिन थोड़ी बढ़ानी पड़ती हैं। वो एक डॉक्टर असेस करके ही बता पाएगा कि कौन सी दवाई, कौन सा ब्रोंकोडायलेटर आपको बढ़ाना है या कुछ बढ़ाना है। बट इतना जरूर है कि जो बेसिक बेसलाइन मेडिसिन है उससे कम नहीं जा सकते, उसको तो कंटिन्यू रखना ही होता है। जी जी, लेकिन जो आपने एहतियाती कदम जो है उठाने की बात कही है, प्रिकॉशंस लेने की बात कही है, वो प्रिकॉशंस तो जिन लोगों को इस तरीके की परेशानी नहीं है उनके लिए भी यही प्रिकॉशंस होंगे? बिल्कुल। जब रेड, वही मैं फिर से, आई एम सॉरी आई एम रिपीटिंग, बट जब रेड लेवल्स हो गए तो ये प्रिकॉशन सबके लिए हो गए। ये सिर्फ रेस्पिरेटरी पेशेंट्स के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। अगर ऑरेंज और येलो होता है तब हम ये रेस्पिरेटरी पेशेंट्स को बोलते हैं, एंड आइडियली अगर ग्रीन हो तो सब बाहर अपनी लाइफ एंजॉय कर पाएंगे। जी, मतलब अभी आपको कोई तकलीफ नहीं है, आप उस तरीके से प्रभावित नहीं हुए हैं, तो उससे पहले प्रभावित ना हो ऐसे प्रदूषण से, उसके लिए भी कोई मेडिसिन है, कोई दवा है, कोई टॉनिक है जो पहले से अगर लिया जाए? जी, मैं बस एक ही सजेशन दूंगा कि आप अपना हाइड्रेशन अच्छा रखिए। हाइड्रेशन मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हमारी बॉडी के कुछ नेचुरल डिफेंसेस है। डिफेंसेस जैसे कोई बड़ा सा पार्टिकल होगा ना, रेत का टिंका या कुछ ऐसा हुआ तो नाक में रुक जाएगा।
बाकी जो और बड़े और छोटे पार्टिकल्स होंगे वो गले में जाके गले में बैठ जाएंगे, आप उसको गरारे करके थूक सकते हो। जो और छोटे पार्टिकल्स होंगे वो म्यूकस में होंगे, तो म्यूकस अगर हाइड्रेटेड रहेगा तो वो म्यूकस क्लियरेंस भी होता रहता है। बट हम बात कर रहे हैं पीएम 2.5। 2.5 एक रेत का जो रेत का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, उससे भी 30 टाइम्स छोटा है। आप समझ सकते हो कितना डीप तक जा सकता है। तो ऐसे पोल्यूटेंट्स के लिए मतलब ज्यादा एडवाइस नहीं, लेकिन कुछ हमारे नेचुरल डिफेंसेस हैं, उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट का एक सबसे अच्छा तरीका रहेगा हाइड्रेशन मेंटेन करके रखें। जी हाँ, लेकिन डॉक्टर सुब्रत, हम लोग जो हवाओं में प्रदूषण के कण हैं वो कितना प्रभाव डाल रहे हैं, कितना हमें जो है बीमार कर रहे हैं, उसकी बात तो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन एक जो स्टडी आई है, और स्टडी स्पेशली जो है साउथ वेस्ट जोन जो है दिल्ली का, उसको लेकर एक स्टडी आई है, और यहाँ के पानी में भी पानी भी जो है प्रदूषित हो गया है। ऐसे जो है जहरीले कण उसमें समाहित हो गए हैं, जिससे सीधे तौर पर हृदय की बीमारी, खून से जुड़ी हुई बीमारियां और सांस से जुड़ी हुई बीमारियां हो रही हैं। इसको लेकर कोई स्टडी, कोई जानकारी आपके पास? नहीं, देखिए, जो आप एक हो गया जो हम एयर लेते हैं अंदर, हवा अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और एक होता है जो खाते पीते हैं। खाने पीने वाली चीज से अब है कि इसमें क्या है, जो हम फेफड़े में जो जाती है उसका तो डायरेक्ट कांटेक्ट है ब्लड सर्कुलेशन से, वो इजीली वहां पास कर जाती है। बट आंतों में अगर कोई चीज गई है, प्रदूषित पानी है, खराब पानी है, वो इन्फेक्शन कर सकती है, उसको कमजोर कर सकती है। बट ऐसा नहीं है कि वहां से उसके थ्रू ब्लड में जाने के चांसेस काफी कम होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में नहीं है। ब्लड के कांटेक्ट में फेफड़े में इसीलिए है कि ब्लड आता है फेफड़े में, अपना जो जिसको हम लोग कहते हैं गंदा खून, वो वहां अपना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है, ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं उससे वापस लेके एक्सचेंज होता है वहां, तो वहां वो डायरेक्ट कांटेक्ट में। ये सिस्टम आंतों में नहीं होता। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपका पेट खराब हो जाएगा, कुछ आपको इनफैक्ट कैंसर का रिस्क बढ़ा सकता है, कि आंतों का कोई कैंसर हो, वो रिस्क बढ़ा सकता है। लेकिन आपने कहा कि इससे जो है खून सीधे तौर पर उतना इन्फेक्टेड नहीं होता है, लेकिन बीमारियां तो उससे भी लगातार पैदा हो रही हैं। कुछ जो है कह सकते हैं कि घरेलू नुस्खे हैं। उसमें एक नुस्खा ये भी सामने आता है कि अगर गुड़ खाया जाए तो प्रदूषण से बचा जा सकता है, या प्रदूषण कम असर करता है। डॉक्टर रोहित, क्या इसको लेकर भी कोई जानकारी है, और क्या ये जानकारी सही है? बात यह है कि हमें हर चीज साफ रखनी है। जो आपका ये बात है ना कि गुड़ से प्रदूषण कट जाएगा, ऐसा तो नहीं है। देखिए, प्रदूषण के जो पार्टिकल्स जो फेफड़ों में घुस गए हैं, वो गुड़ से तो ऐसा नहीं है कि वो डिसॉल्व हो जाएंगे। गुड़ एक अच्छा एक माना जाता है कि एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक क्लीन है, और उसमें यूजुअली कंटेमिनेशन नहीं होता मानने को। अगर प्रदूषण कई चीजों का है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, उनके भी दुष्प्रभाव पड़ेंगे। गुड़ से वो ठीक हो जाएगा नहीं। आपको गुड़ अच्छा है, मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन आपको हवा और पानी साफ रखना है। ये नहीं कर सकते कि हवा पानी गंदा है लेकिन गुड़ से वो साफ हो जाएगा। आई डोंट एग्री। आपने ये भी कहा कि सांस की बीमारियां बढ़ जाती हैं। सांस के जो मरीज पहले से हैं उनको तो बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। दिल की बीमारियां भी क्या इससे बढ़ जाती हैं? हृदयघात के केसेस भी क्या बढ़ रहे हैं? ऐसी भी कोई जानकारी है डॉक्टर रोहित? तो ये एक्चुअली डॉक्टर सुब्रत ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं। लेकिन मेरी नॉलेज है, यस, केसेस बढ़ते हैं। एंड दिल के में अगेन वही वाली बात है, अक्यूट एंड लॉन्ग टर्म। हम जो अब इतने यंग एमआईज देख रहे हैं, जो यंग पेशेंट्स में केसेस देख रहे हैं, क्या वो वायु जो ये 6-7 साल में वायु प्रदूषण या कुछ 10 साल में जो वायु प्रदूषण बढ़ा, क्या उसके इफेक्ट्स हैं? ये एक शोध का एक विषय हो सकता है। हाँ डॉक्टर सुब्रत, ये क्या आशंकाएं ही जताई जा रही हैं कि प्रदूषण बढ़ गया तो उसका असर हो रहा है, या हो सकता है, या बीमारों की संख्या बढ़ रही है, या कोई बाकायदा इस पर कोई स्टडी हुई है, कोई शोध हुआ है, कोई रिसर्च हुआ है, और रिसर्च पेपर क्या सामने भी आया है? नहीं, देखिए, रिसर्च पे ये कुछ कह पाना कि ये प्रदूषण नहीं था तो कितने मरीजों को हुआ, प्रदूषण आने से कितने बढ़ गए, ये कंपैरेटिव डेटा जो है ये कंपेयर करना बहुत मुश्किल काम है। बट यस, मैं एक सिंपल सेंटेंस में समझाता हूं आपको। जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो एक तरह का प्रदूषण है जो आप फेफड़े में ले रहे हैं, राइट?
तो आप जब उसको लेते हैं तो उससे हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रोक, इन सब चीजों का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसी का एक वो रूप आप उसको माने। उसमें भी हम जब कोई भी स्मोक करता है तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, दुनिया भर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये सारी चीजें होती है। स्मोकिंग बहुत बड़ा कारण है। तो उसी का ये एक रूप है जो हम वायु प्रदूषण के रूप में अपने शरीर के अंदर जाता है और नुकसान करता है। अब जो लोग शुरू से कुछ प्रभावित हैं, मान लीजिए किन्हीं को ब्लड प्रेशर पहले से है, कोई स्मोकिंग भी पहले से कर रहा हो, किसी को डायबिटीज भी पहले से हो, किसी को एक हार्ट अटैक पहले से हो रखा हो, तो ये एक उसको कहते हैं प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, कि मतलब लास्ट नेल इन द कॉफिन। कहने का मतलब है कि जी बीमारी ऑलरेडी थी, एक ये यहां से इंसल्ट आया और उसकी वजह से हम हो गए, नहीं तो शायद हम कुछ दिन इसके बिना भी हम चल सकते थे। तो ऐसे लोगों को क्या कुछ लेना चाहिए, मतलब कि उनकी जो पहले से पीड़ित हैं उनकी दवा चल रही है उसको स्किप नहीं किया जा सकता, उसके साथ क्या कुछ और टॉनिक ऐड कर सकते हैं? नए लोगों को ऐसा ना हो, अपने दिल को बचाने के लिए उनको क्या कुछ करना चाहिए डॉक्टर सुब्रत? नहीं, देखिए इसमें एक ही चीज है ना, इससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ये सब जो होते हैं आर्टरीज के इन्फ्लामेशन बढ़ाते हैं ना, मतलब जो नाड़ी की दीवारें होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, उसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड प्रेशर हाई होने का, इन सब का रिस्क होता है। तो आप अपना, अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो जरूरत के अनुसार, जैसे डॉक्टर रोहित ने कहा कि भाई हमें कभी ज्यादा दवाइयां देनी पड़ती हैं, तो किसी का ब्लड प्रेशर भी पहले कंट्रोल था सेम दवाई पे, अगर अभी बढ़ रहा है इसके कारण, तो हम उसकी दवाइयां एडजस्ट करेंगे। अब रही बात कि कुछ एंटीऑक्सीडेंट हैं जो कहते हैं कि भाई ओमेगा 3 फैटी एसिड ले लो, ये ले लो, जो भी हैं कि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस भी इंसान में जो भी रिस्क फैक्टर है उसको प्रॉपर कंट्रोल रखना है, उसमें लापरवाही नहीं बरतनी है। नहीं तो एक होता है ना कि जैसे अगर मान लीजिए दीमक की तरह दरवाजे खराब हो चुके हैं, एक हल्का सा झटका चाहिए, दरवाजा गिर जाता है। तो जिनमें रिस्क फैक्टर ज्यादा है, जो बुजुर्ग हैं, ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, स्मोकिंग भी कर रहे हैं, उन लोगों में ये रिस्क काफी ज्यादा होता है। तो शायद हमारे दर्शक आप लोगों की बातें सुन रहे होंगे और उनको काफ़ी कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया होगा कि किस तरीके से प्रिकॉशन रखना है, किस तरीके से अपनी दवाओं को सुचारू बनाए रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई लगे किसी तरीके की कि इस तरीके का प्रभाव उनके शरीर पर पड़ रहा है तो जांच ज़रूर करवा लें। डॉक्टर सुब्रत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर रोहित आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम को विशेष बना दिया और बहुत सारी जानकारियां साझा की हैं हमारे कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों के साथ। इनसाइट में आज के लिए इतना ही। इनसाइट में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।